नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष। मैं एक स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर हूं और शेयर बाज़ार पे वीडियोस बनाता हूं और ऐसी कंपनीज को कवर करता हूं जो शेयर बाज़ार में लिस्टेड हैं, उनका फंडामेंटल एनालिसिस करता हूं और उन पे अपने व्यूज़ रखता हूं। तो अभी जैसे आप सब जानते ही हैं कि अभी रिजल्ट सीजन चल रहा है और बहुत सारी कंपनीज के बैक टू बैक रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो अभी ज़्यादातर वीडियोज़ रिजल्ट्स के ही मैं बना रहा हूँ। तो अभी Q4 FY26 के जो रिजल्ट सीजन चल रहा है उसमें एक वन ऑफ माय फेवरेट कंपनीज जिसके रिजल्ट्स आ चुके हैं और उनकी मैनेजमेंट कॉन कॉल भी हो चुकी है, वो है SJS एंटरप्राइजेस। ये ऑटो एंसिलरी कंपनी है, जैसा कि आप सब जानते ही हैं, और मैंने इस पे पहले एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है। आप चाहें तो उस पर जाके देख सकते हैं, जिसमें मैंने पूरा फंडामेंटल एनालिसिस किया है, कंपनी क्या बिजनेस करती है, कैसा उसका फ्यूचर आउटलुक है, कैसे उसके रिजल्ट्स आ रहे हैं और कंपनी ने क्या आगे फर्दर मैनेजमेंट की क्या गाइडेंस है। तो ऐसा पूरा डिटेल्स मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में जो SJS एंटरप्राइजेस का बनाया था उसमें मैंने कवर किया हुआ है। तो अभी उसके रिजल्ट्स जो आए हैं Q4 FY26 के और मैनेजमेंट कॉन कॉल हुई है, तो आइए देखते हैं कि उसके रिजल्ट्स कैसे रहे। अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू तो सबसे पहले आप जानते हैं कि हम तो ग्रोथ की बात करते हैं, रेवेन्यू ग्रोथ, पैट ग्रोथ की नहीं, रेवेन्यू ग्रोथ की अगर बात करें तो 29.7% इसकी रेवेन्यू ग्रोथ रही है इस क्वार्टर में YOY, यानी कि कंपेरेटिव टू Q4 FY25। तो ये अच्छी ग्रोथ रही है काफ़ी। और ये ग्रोथ आई कहाँ से अगर हम देखें तो जैसे कि कंपनी एक ऑटो एंसिलरी कंपनी है मेजरली, तो ये टू व्हीलर्स को अपने कुछ पार्ट्स सप्लाई करती है और फिर पैसेंजर व्हीकल्स है जो फोर व्हीलर्स है उनको अपने पार्ट्स सप्लाई करती है। और एक इनका सेगमेंट कंज्यूमर बिजनेस का भी है, जिसमें जो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स हैं उसमें जो एस्थेटिक्स के पार्ट्स रखते हैं, इवन ऑटोमोबाइल में भी जो मेजरली एस्थेटिक्स के पार्ट्स होते हैं वो ये सप्लाई करती है, जैसे हम अपने डिटेल वीडियो में भी पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो टू व्हीलर से ये जो 29.7% का रेवेन्यू ग्रोथ आया है, इसमें जो टू व्हीलर का जो ग्रोथ है YOY अगेन बात कर रहे हैं, 41% का ग्रोथ आया है टू व्हीलर सेगमेंट से। और पैसेंजर व्हीकल की अगर बात करें तो तकरीबन 40% का ही ग्रोथ पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट से आया है। तो और इसको फर्दर अगर डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट में अगर बात करें, क्योंकि इस कंपनी का 90% जो कंट्रीब्यूशन है वो डोमेस्टिक मार्केट से आता है और 10% कंट्रीब्यूशन एक्सपोर्ट से आता है। और एक्सपोर्ट जैसा कि हमें पता है कि ये हाई मार्जिन बिजनेस होता है, एक्सपोर्ट में मार्जिन ज़्यादा मिलते हैं। तो डोमेस्टिक में जो इसकी ग्रोथ रही है वो 26.2% की रही है और एक्सपोर्ट में इनकी ग्रोथ 74.6% की रही है। तो एक्सपोर्ट में काफ़ी अच्छा ग्रो किया, काफ़ी ज़्यादा ग्रो किया है। कंपनी के लिए ये अच्छा है, क्योंकि जितना ज़्यादा ये एक्सपोर्ट में ग्रो करेंगे उतना इनका मार्जिन बेटर रहेगा, मार्जिन एक्रेटिव होता है एक्सपोर्ट में ग्रोथ। जैसा कि अभी मैंने बताया कि एक्सपोर्ट में मार्जिन ज़्यादा मिलते हैं, तो जितना एक्सपोर्ट में ज़्यादा ग्रोथ होगा उतना कंपनी के मार्जिन बेटर रहेंगे। तो अगर मार्जिन फ्रंट पे बात करें, जैसे एबिटा की अगर पहले बात करें तो 53% एबिटा में ग्रोथ रही है और एबिटा मार्जिन जो है वो 30.3% रहा है। तो पिछले Q4 FY25 में एबिटा मार्जिन 26.1% था, जो बढ़ के 30.3% हो गया है। तो यहाँ पे मार्जिन एक्सपेंशन भी हुआ है, कंपनी का मार्जिन में भी ग्रोथ मिली है और एबिटा भी 53% से ग्रो किया है, यानी कि रेवेन्यू अगर देखें तो 29.7% की ग्रोथ और एबिटा में 53% की ग्रोथ। तो यहाँ पे कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिला है। तो इसी तरह से पैट की बात करें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो 45% की पैट में ग्रोथ रही है और पैट मार्जिन की अगर हम बात करें तो 18.8% रहा है, जो कि Q4 FY25 में यही मार्जिन 16.8% था। तो यहाँ पे पैट मार्जिन भी, यानी कि जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है उसमें जो मार्जिन है वो भी एक्सपैंड हुआ है 16.8 से 18.8। तो एक मिनट के लिए मैं यहाँ पे पॉज लेता हूँ कि ये इसको थोड़ा बात कर लेते हैं कि ये रिजल्ट देखिए, ग्रोथ तो बहुत अच्छी रही है। ये हमारा सबसे पहला स्क्रीनर होता है कि कंपनी की ग्रोथ चल रही है, कंटिन्यू हो रही है। तो पिछले क्वार्टर में भी हमने देखा था Q3 FY26 में, जब हमने उसके रिजल्ट्स देखे थे उसमें भी कंपनी अच्छी ग्रोथ दिखा रही थी और वो ग्रोथ अब कंटिन्यू रही है Q4 FY26 में। तो ये ग्रोथ कंटिन्यू है, ये हमारा सबसे पहला स्क्रीनर होता है। तो इस पर कंपनी क्लियरली पास हो रही है। तो लेकिन अब हमें देखनी है आगे की बात, क्या आगे कंपनी क्या करने वाली है, क्या नेक्स्ट क्वार्टर्स में, क्या FY27 में कंपनी ग्रो करती रहेगी, क्योंकि हमारा जो इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क है वो उसी पे डिपेंड करेगा। अब तक तो कंपनी ने अच्छा ग्रो किया है तो हम वी आर स्टेइंग इन्वेस्टेड इन दिस। लेकिन अब इसके आगे क्या हमें कंटिन्यू इसमें इन्वेस्टमेंट रखना है, क्या इसका हमारा आगे का आउटलुक क्या है, मैनेजमेंट क्या बोल रहा है, तो वो देखते हैं। सबसे उससे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कंपनी ने बताया कि कंपनी की रेटिंग अपग्रेड हुई है। इकरा जो रेटिंग देती है इस कंपनी को, वो उन्होंने रेटिंग अपग्रेड किया है
ए स्टेबल से ए पॉजिटिव किया है। तो पहले इनका डबल ए स्टेबल चल रहा था, अब इनका डबल ए पॉजिटिव कर दिया है। तो देखिए रेटिंग अपग्रेड किसी भी कंपनी के लिए बहुत पॉजिटिव होता है। अगर जैसे ये जो इकरा, जो भी रेटिंग एजेंसीज है, इकरा है या कोई भी और है, वो इतनी आसानी से रेटिंग अपग्रेड नहीं करती। वो पूरा इनका कंपनी का एनालिसिस करती हैं, कंपनी की डेट सिचुएशन देखती हैं, ये देखती हैं कि कंपनी डेट को कितने अच्छे से मैनेज कर सकती है, रीपे कर सकती है, बिजनेस आउटलुक कैसा है, ये सारा एक रिपोर्ट बनाती है जो रेटिंग एजेंसी है, उसके बाद रेटिंग अपग्रेड मिलती है। तो ये अच्छी चीज़ है कंपनी के लिए कि कंपनी को रेटिंग अपग्रेड मिला है। कई नए कस्टमर्स कंपनी ने ऐड किए हैं, जैसे हीरो मोटोकॉर्प जो इनका एक काफ़ी बड़ा कस्टमर है, उसके साथ इन्होंने अपनी जो पार्टनरशिप है एक तरह से एक्सपेंड की है। तो कंपनी के अब ये और ज़्यादा कंपनी को प्रोडक्ट्स अपने सप्लाई कर पाएंगे। तो इसके अलावा ऑटो लिव, रैप्टर, रिवर, जो अर्बन कंपनी का जो वाटर प्यूरिफायर होता है उसमें भी कुछ ये सप्लाई करते हैं पार्ट्स। आज़ाद इंडिया, एटमबर्ग, जॉन डेयरी, तो ये ऐसे नए कस्टमर्स कंपनी ने ऐड किए हैं। तो इसका मतलब कंपनी नए कस्टमर्स भी ऐड कर रही है, जिसपे जहाँ से फ्यूचर में कंपनी को ग्रोथ आएगी। और इसके साथ साथ कंपनी ने जोग्राफिकल एक्सपेंशन भी किया है। कई कंट्रीज़ में कंपनी ने अपना रीच बढ़ाया है, जिसमें मेजरली कंपनी ने जर्मनी में अपनी प्रेजेंस अभी एंटर किया है। तो जर्मनी, जैसा कि हम जानते हैं कि ऑटोमोबाइल का एक तरह से हब माना जाता है पूरे यूरोप में, तो जर्मनी एक मेजर मार्केट ऑटोमोबाइल के पर्सपेक्टिव से है। तो वहाँ पे कंपनी ने अब एंटर किया है और जल्दी ही कंपनी का वहाँ पे ऑफिस भी खुल जाएगा और कंपनी वहाँ पे एक्विजिशन को भी देख रही है। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है कंपनी के लिए फ्रॉम द फ्यूचर ग्रोथ पर्सपेक्टिव। दो और इम्पॉर्टेंट मीट्रिक्स हैं जिस पे अगर हम देखें कंपनी की आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी, जो कंपनी की एफिशिएंसी दिखाती है, जो कंपनी जो भी काम करती है, जैसे भी काम करती है, उसमें कंपनी की कितनी एफिशिएंसी से कंपनी काम कर पा रही है। तो अगर आरओई का नंबर्स देखें तो FY25 में ये 17.2% था, 17.2% आरओई था, जो अब बढ़ के 19.5 हो गया है। तो कंपनी एफिशिएंटली काम करती जा रही है, यानी कि एफिशिएंसी कंपनी की इंप्रूव होती जा रही है। और ROCE देखें तो 25.3 था FY25 में, जो अब बढ़ के 35.5% हो गया है। तो ROCE में तो ज़बरदस्त ग्रोथ मिली है। इसका मतलब ये हुआ कि जो कैपिटल, जो पैसा कंपनी अपने बिजनेस में लगा रही है, यूज़ कर रही है, उस कैपिटल को और ज़्यादा एफिशिएंटली अब यूज़ कर पा रही है। तो ये ROCE दिखाते हैं। ROE ROCE में डिफरेंस ये है कि ROE में आपका पूरा कैपिटल आता है, चाहे वो आपने बिजनेस में यूज़ किया या नहीं किया, जितना भी कैपिटल है कंपनी के पास वो सारा आता है, इक्विटी। तो ROCE में सिर्फ वही कैपिटल को कंसीडर करते हैं जो बिजनेस में लगाए। अगर कंपनी के पास कुछ पैसा ऐसे ही खाली पड़ा है जिसको कंपनी ने बिजनेस में नहीं लगाया, सिर्फ बैंक में पड़ा है, सिर्फ बैलेंस शीट में है, वो बिजनेस में यूज़ नहीं हुआ, तो वो ROCE में नहीं आता। तो इसलिए हम देखेंगे कि ROCE का नंबर कंपनी का हाई है, अभी जो 35.5 हो गया, लेकिन ROE का नंबर 19.5 है, क्योंकि कुछ पैसा, कुछ कैश कंपनी के पास बैलेंस शीट पे पड़ा हुआ है जो बिजनेस में यूज़ नहीं हुआ है। तो इसलिए ये ROE का नंबर ROCE से लेस है। तो ये मैंने ROE और ROCE का डिफरेंस बता दिया। उस पैसे का भी अगर हम बात करें तो कंपनी के पास कोई तकरीबन 300 साढ़े 300 करोड़ के आसपास कंपनी के पास पड़ा हुआ है। मैं एग्जैक्ट नंबर मुझे याद नहीं, आप चेक कर लेना। तकरीबन इतना ही है कि ये पैसा कंपनी के पास अभी बैलेंस शीट पे पड़ा हुआ है, जो अभी बिजनेस में यूज़ नहीं हुआ। तो इसके लिए भी कंपनी ने आगे बताया कि ये जो कैश कंपनी जनरेट कर रही है अपने बिजनेस से, वो कैश कंपनी गोइंग फॉरवर्ड कंपनी मर्जर्स कर सकती है या एक्विजिशन कर सकती है, तो नई कंपनी को एक्वायर कर सकती है। इस कैश को कंपनी वहाँ यूज़ करेगी। तो फ्यूचर के हिसाब से अगर हम देखें तो कंपनी का जो ROE अभी ROCE से कम दिख रहा है, जब ये पैसा भी बिजनेस में आ जाएगा, जब कोई नई कंपनी एक्वायर कर लेगी ये SJS, तो वो पैसा भी बिजनेस में आ जाएगा। तो इसका मतलब ROE भी गोइंग फॉरवर्ड इंप्रूव हो जाएगा। और कंपनी ने बोला है कि वो बहुत सारी कंपनी से डिस्कस कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, और जैसे ही उनको कोई भी जूसी अपॉर्चुनिटी, कोई भी अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उस कंपनी को ये एक्वायर कर लेंगे। तो देखिए, मैंने अपने पहले डिटेल्ड वीडियो में भी बताया था कि ये जो इस तरह की एंसिलरी, ऑटो एंसिलरी कंपनीज होती हैं, इनके लिए एक्सपैंड करने का ये एक ये सबसे आसान और सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि ये दूसरी छोटी छोटी कंपनीज को एक्वायर करके उनको स्केल अप करते हैं। क्योंकि अगर हम ऑटो कंपोनेंट्स के हिसाब से देखें तो एक ऑटोमोबाइल में बहुत सारे कंपोनेंट्स, हज़ारों कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं। तो एक ही कंपनी खुद से वो सारे कंपोनेंट्स नहीं बना सकती, क्योंकि खुद अगर सारी पूरी R&D करेगी और अलग कंपोनेंट, इतने सारे कंपोनेंट्स बनाएगी, तो मतलब एक लाइफ टाइम वुड बी लेस, क्योंकि वो कंपोनेंट्स बनाना, R&D करना, फिर उसको रिप्रेजेंट करना जो OEMs है, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, जैसे मारुति, महिंद्रा, हुंडई, इन सब के पास जाके प्रेजेंटेशन करना और इनसे अपने प्रोडक्ट्स को अप्रूव करवाना और फिर अपनी सेल को शुरू करना, ये बहुत ही लंबा और टीडियस प्रोसेस होता है।
तो अपने जो एक दो प्रोडक्ट्स हैं ये उसको ये R&D करके बनाते हैं, और उसके बाद जो है ये जो दूसरी कंपनीज हैं जिन्होंने अपने लेवल पे एक एक दो दो प्रोडक्ट्स बना रखे हैं उसको एक्वायर करते हैं और फिर उस वहाँ से स्केल अप करते हैं। तो किसी भी अगर हम ऑटो एंसिलरी कंपनीज जो कि ग्लोबल लेवल पे बड़ी हुई है, या जो जिन्होंने स्केल अप किया है, उन्होंने ऐसे ही वो कंपनी बड़ी हुई है, उन्होंने खुद से पहले स्टार्ट किया, एक दो प्रोडक्ट्स खुद बनाए और उसके बाद दूसरी कंपनीज को एक्वायर किया और ऐसे ही वो बड़े हुए हैं। यही ऑटो एंसिलरी कंपनीज ऐसे ही बड़ी होती हैं। तो सेम गोज फॉर दिस कंपनी कि ये कंपनी भी अब एक्विजिशंस पे देखिए, पहले भी किया इन्होंने, जो डीकोप्लास्ट और वॉल्टर पैक का इन्होंने एक्विजिशन किया था। तो ऐसे गोइंग फॉरवर्ड भी जो अभी इनके पास कैश पड़ा हुआ है उसको ये यूज़ करेंगे टू एक्वायर द न्यू कंपनी। तो इस तरह से ये भी एक पॉजिटिव है। कंपनी ऑलरेडी बात कर रही है डिफरेंट कंपनीज से, ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ को देख रही है, जैसे ही कहीं पे इनको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो ये उस कंपनी को एक्वायर कर लेंगे। तो ऐसे कंपनी ने बताया कि ये अपना कैश को यूज़ करेंगे। तो इसके बाद अगर हम देखें, कंपनी ने बताया कि जो मार्जिन एक्सपेंशन है कंपनी के, वो आखिर कंपनी को कैसे मिले हैं। तो एक बेटर प्रोडक्ट मिक्स, तो प्रोडक्ट मिक्स हर कंपनी अपना चेंज करती है, इस कंपनी ने भी अपना प्रोडक्ट मिक्स अपना ये बेटर करते हैं, चेंज कर रहे हैं, किया है इस क्वार्टर में भी। तो वहाँ से इनको मार्जिन इनके बेटर हुए हैं। दूसरा, एक्सपोर्ट का जो कंट्रीब्यूशन, जैसा कि मैंने पहले बताया कि एक्सपोर्ट में इनका 75-76% के करीब जो ग्रोथ रही है, तो एक्सपोर्ट का कॉन्ट्रीब्यूशन इंक्रीज़ किया है पिछले साल के सेम क्वार्टर के मुकाबले। तो इसलिए वहाँ से भी इनका मार्जिन एक्सपेंशन हुआ है, क्योंकि एक्सपोर्ट में मार्जिन बेटर होते हैं। और ऑपरेशनल एफिशिएंसी, जैसे जैसे कंपनी स्केल अप करती है तो यूनिट कॉस्ट कम होती रहती है, ऐसा हमें पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं। तो वहाँ से भी ऑपरेशनल एफिशिएंसी कस्टमर को मिली है। इसके अलावा अगर हम देखें कि अब फ्यूचर में और फर्दर ग्रोथ कहाँ से आएगी, तो कंपनी ने बताया कि एक कंपनी का बेंगलोर में जो इनका एग्जिस्टिंग प्लांट है, जो काफ़ी बड़ा फैसिलिटी है इनका, वहाँ पे ये लोग उसको, उस प्लांट की कैपेसिटी को एक्सपैंड कर रहे हैं। ठीक है, तो वो तकरीबन जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी का है वो उसका 20% फर्दर एक्सपेंशन हो जाएगा। जो नई कैपेसिटी वहाँ पे आएगी उसका, वो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी का 20% है। तो वहाँ से इनका जो है, वहाँ पे ये केपेक्स कर रहे हैं और वहाँ से फर्दर प्रोडक्शन स्टार्ट होगा। तो जो फर्दर ग्रोथ है इन द कमिंग क्वार्टर्स, वो वहाँ से आएगी, बेंगलोर से। एक तो यहाँ से ये हो गया, और इसके अलावा वो जो बेंगलोर यूनिट है, अगर हम उसका देखें तो वो ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे ही है, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा उसमें प्रोडक्शन स्टार्ट होने में। तो हमारे नेक्स्ट 1 to 2 क्वार्टर्स में वहाँ से ग्रोथ आएगी। इसके अलावा अगर हम देखें तो कंपनी ने जो क्रोम प्लेटिंग फैसिलिटी है वो भी फाइनल स्टेजिंग में है ऑफ द कमीशनिंग। तो कंपनी का एक जो प्लांट है, वो एक क्रोम प्लेटिंग फैसिलिटी का एक और प्लांट है, वो SGS डीकोप्लास्ट के अंडर आता है। तो वहाँ पे कैपेसिटी डबल हो रही है। तो जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है उससे डबल कर रहे हैं कैपेसिटी, वो ऑलमोस्ट कमीशनिंग पे है वो प्लांट। तो वहाँ से नेक्स्ट क्वार्टर्स में वहाँ से ग्रोथ आएगी। इसके अलावा कंपनी का एक ऑप्टिकल डिस्प्ले यूनिट की फैसिलिटी है जो ये हॉसूर में लगा रहे हैं, जो वहाँ पे केपेक्स कर रहे हैं। तो उसका भी प्रोडक्शन आएगा, हालांकि उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, वो अभी नेक्स्ट 1-2 क्वार्टर्स में नहीं आने वाला, वो FY27 के एंड में या FY28 के फर्स्ट क्वार्टर में वहाँ से प्रोडक्शन शुरू होगी। तो यहाँ से कंपनी की, इस तरह से कंपनी ने अपना एक तरह से 2 साल का जो है फर्दर ग्रोथ का गाइडेंस दे दिया है कि आगे नेक्स्ट FY27 और FY28 में ग्रोथ कहाँ से आने वाली है। तो ये गाइडेंस भी कंपनी ने अच्छा दे दिया। तो हमारी एग्जिस्टिंग ग्रोथ भी बरकरार है और हमारा फ्यूचर में जो ग्रोथ है वो भी कंपनी ने बता दिया कि कहाँ से आएगी। तो ये कंपनी दोनों चीज़ों में यहाँ पे अच्छा कर रही है। इसके अलावा अगर हम देखें तो जैसे कंपनी ने बताया कि कंपनी अपना एक्सपोर्ट का कंट्रीब्यूशन बढ़ाने वाली है। तो जैसे कि अभी 10% है एक्सपोर्ट का कंट्रीब्यूशन, उसको वो 10 से 15% कर देगी। तो वहाँ से भी ग्रोथ भी आएगी और वहाँ से मार्जिन्स भी बेटर होंगे। यानी कि ऑपरेटिंग लेवरेज का भी कंपनी ने बता दिया कि कैसे कंपनी को फर्दर ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा, एक्सपोर्ट कॉन्ट्रीब्यूशन से मिलेगा। जैसे जैसे प्रोडक्शन और ज़्यादा बढ़ेगी, सेल्स और ज़्यादा बढ़ेगी, ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा, पर यूनिट कॉस्ट कम होगी। तो ऑपरेटिंग लेवरेज भी बता दिया कंपनी ने कि ये मिलता रहेगा अभी। इसके अलावा अगर हम देखें तो कंपनी काफ़ी सारे फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट्स पे भी काम कर रही है, जिसमें कि इन मोल्डिंग प्रोडक्ट्स होते हैं, जो इल्यूमिनेटेड लोगोज होते हैं। जो अभी तक जो लोगोज आपने देखा होगा वो ऊपर से लगते हैं गाड़ी पे। तो कंपनी ने जो नए अभी गोइंग फॉरवर्ड हम फ्यूचर में देखेंगे कि जो मोल्डेड लोगोज आएंगे, जो पहले से ही प्री मोल्डेड होंगे, ऊपर से नहीं लगेंगे। और कई इल्यूमिनेटेड लोगोस भी आएंगे, जो जैसे ईवीज़ में अभी बात चल रही है, शायद कहीं पे आ भी रहे होंगे कि ईवीज़ में इल्यूमिनेटेड लोगोस लगेंगे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं। तो इस तरह के फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट्स हैं, उसमें भी कंपनी काम कर रही है। तो इस तरह की प्रोडक्ट्स भी गोइंग फॉरवर्ड आते रहेंगे। तो अगर हम देखें और कोई पॉइंट अगर मैं एक बार चेक कर लेता हूँ,
बाकी एक एक क्वेश्चन ये भी उठाया था कंपनी की मैनेजमेंट कॉल में कि अभी जो रॉ मटेरियल जो इनपुट कॉस्ट है जो बढ़ रही है बिकॉज ऑफ दी मिडल ईस्ट में जो क्राइसिस चल रहा है, तो उसके लिए कंपनी ने बताया है कि ये प्राइसेस कंटिन्यूस रिव्यू करते रहते हैं और ये दे फील कंफर्टेबल टू पास ऑन द प्राइसेस। जो प्राइस इंक्रीज होता है वो थोड़े से लैग से कंपनी इजीली पास ऑन कर सकती है। थोड़ा सा लैग आ सकता है अब फॉर 15 days to 1 month, लेकिन उसके बाद ये कंपनी आराम से उस प्राइस को पास ऑन कर सकती है। तो कंपनी ने बोला है कि प्राइस को पास ऑन करने में सो फार अभी तक वो कंफर्टेबल हैं। तो इससे भी ये पता चलता है कि कंपनी के मार्जिन्स पे कोई ऐसा मेजर प्रेशर आने नहीं वाला है बिकॉज ऑफ द इनपुट प्राइस इंक्रीज। और एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट जो कंपनी ने दिया है वो ये कि कंपनी का अगर FY27 के हिसाब से देखें तो जो अभी करंटली कंपनी की ऑर्डर बुक है वो 85% ऑफ दैट गाइडेंस है। जो FY27 का कंपनी ने ग्रोथ का गाइडेंस दिया है, रेवेन्यू का गाइडेंस दिया है, वो ऑलरेडी उनके पास उसका 85% ऑफ द ऑर्डर बुक ऑलरेडी है कंपनी के पास। तो ये जो कंपनी एक्सपेंशन कर रही है, नए प्लांट्स लगा रही है या जो एग्जिस्टिंग प्लांट को एक्सपैंड कर रही है, वो डिमांड लेड एक्सपेंशन है। वो कोई कंपनी ऐसे हवा में एक्सपेंशन नहीं कर रही है और ऐसा नहीं कर रही है कि सिर्फ पहले एक्सपैंड कर लिया और बाद में देखेंगे कि कहाँ से उसमें सेल्स होगी। वो ऑलरेडी कंपनी के पास उसकी ऑर्डर बुक है, कंपनी ऑलरेडी वो डिमांड और मार्केट में उसकी ऑलरेडी है, तो उसी पे वो कंपनी एक्सपैंड कर रही है। तो जैसा कि बताया 85% ऑफ दैट कंपनी के पास ऑलरेडी ऑर्डर बुक में है। तो ये भी अच्छी चीज़ है। अच्छी कंपनी की यही एक निशानी होती है कि कंपनी डिमांड लेड एक्सपेंशन करती है। इसके अलावा नथिंग मेजर, आई थिंक ये इसमें सारी चीज़ें कवर हो गई हैं। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन में भी कंपनी ने बताया कि जो SJS जो बेंगलोर की जो फैसिलिटी है वो अभी 75% यूटिलाइजेशन पे चल रही है। जो अब फर्दर अगर आगे वो फर्दर 20% कैपेसिटी वहाँ पे बढ़ा रहे हैं, तो एग्जिस्टिंग जो कैपेसिटी है उसका भी यूटिलाइजेशन इंक्रीज़ होगा। कंपनी ने बोला है कि मैक्स टू मैक्स वो 85 से 90% तक जाते हैं और फिर वो नई फैसिलिटी को लगा लेते हैं। तो ये 75% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे चल रही है अभी फ़िलहाल। और जो डिकोप्लास्ट है, SJS डिकोप्लास्ट, जहाँ पे क्रोम प्लेटिंग का मेजरली काम होता है, तो वो भी 95% कैपेसिटी पे चल रही है। तो इसका मतलब मार्केट में डिमांड है काफ़ी, तभी ये 95% कैपेसिटी पे चल रही है, जो कि अब ये डबल कर देंगे। तो जैसा कि अभी मैंने बताया कि कंपनी जब 85 to 90% कैपेसिटी पहुंच जाती है कहीं किसी भी प्लांट की, तो फिर ये आगे फर्दर केपेक्स करके उसको एक्सपेंशन कर देते हैं। ऐसे ही वॉल्टर पैक, जहाँ पे फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट्स बनते हैं, ऑप्टिकल डिस्प्ले सिस्टम, बॉन्डिंग और ये सब, या इल्यूमिनेटेड लोगोज जैसे मैंने बताया, तो वो भी अभी 75% कैपेसिटी पे चल रहा है। और बाकी फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट्स का मैंने आपको बता दिया। जर्मनी में एक्सपैंड हुआ, ये भी मैंने आपको बता दिया। और जो एक और जो न्यू प्रोडक्ट्स पे ये काम कर रहे हैं, जो इनका BOE वेरेट्रॉनिक्स के साथ जो इनका एक पार्टनरशिप है, उसमें ये ऑप्टिकल बॉन्डिंग एंड ऑटोमोटिव डिस्प्ले सिस्टम पे ये काम कर रहे हैं। वो काफ़ी एक लीडर है BOE वेरेट्रॉनिक्स, जिसके साथ इनकी पार्टनरशिप है, वो डिस्प्ले सिस्टम में लीडर है। तो वो भी अब ये पूरा धीरे धीरे करके अपने यहाँ ही बनाएंगे, पूरा डिस्प्ले सिस्टम, ऑप्टिकल बॉन्डिंग, ऑप्टिकल ग्लास, ये पूरा सब यहीं पे बनाएंगे। तो यहाँ पे भी कंपनी काफ़ी काम कर रही है। तो ये सारे फ्यूचर के जो प्रोडक्ट्स हैं, फ्यूचर में यहाँ से ग्रोथ आने वाली है। तो अगर हम मोटा मोटा इसको मैं समअप करूं कि कंपनी की करंटली ग्रोथ कंटिन्यू है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंपनी को ऑपरेटिंग मार्जिन कंटिन्यू, ऑपरेटिंग लेवरेज कंटिन्यू है, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कंपनी के ROE ROC यानी कि एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशंस, वो भी कंपनी की कंटिन्यू है, इंप्रूवमेंट की ओर है, ऊपर की तरफ जा रही है, ट्रेंड अपवर्ड है, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्यूचर के लिए कंपनी ने गाइडेंस अच्छा दिया है। फ्यूचर के लिए जो एग्जिस्टिंग फैसिलिटी को एक्सपैंड कर रहे हैं, न्यू फैसिलिटीज़ को लगा रहे हैं, तो फ्यूचर की ग्रोथ भी कंपनी ने बताया है इंश्योर है। उसका ऑर्डर बुक भी है कंपनी के पास, और फ्यूचर में ऑपरेटिंग लेवरेज भी कैसे कंपनी ने बता दिया कि वो भी कंटिन्यू रहेगा। तो यहाँ पे व्यू पूरा मेरा पॉजिटिव व्यू बन रहा है। इसमें जो ऑलरेडी था अभी, तो ये पॉजिटिव व्यू कंटिन्यू है। कोई भी इसमें अभी तक मुझे रेड फ्लैग नज़र नहीं आ रहा। तो आई विल कंटिन्यू विद दिस कंपनी, और इसमें कोई भी मुझे प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही अभी तक। तो ये कंपनी अभी हर फ्रंट पे कंपनी अच्छा कर रही है, और आई हैव ए वेरी पॉजिटिव आउटलुक ऑन दिस कंपनी, और इसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट काफ़ी ब्राइट नज़र आ रहा है। अगर कंपटीशन की भी बात करें तो इस स्पेस में जो एस्थेटिक्स, जो ऑटोमोबाइल के एस्थेटिक्स में जो ये कंपनी मेजरली है, उसमें कंपनी का कोई मेजर कंपटीशन है ही नहीं। अभी तक मुझे कोई इसमें मेजर कंपटीशन नहीं दिखा, और आई डोंट थिंक कोई है भी ऐसा कंपटीशन इस तरह के एस्थेटिक्स के ऑटोमोबाइल के प्रोडक्ट्स नहीं बनाता। और हाँ, एक और अपडेट कंपनी ने दिया है, जो इनका कंज्यूमर बिजनेस है, तो जैसे टीवी, फ्रिज, उसमें जो
अट्रैक्टिव से लोगोज लगते हैं या क्रोम प्लेटेड लोगोज लगते हैं, उस तरह के जो ये प्रोडक्ट्स बनाती है फॉर द कंज्यूमर बिजनेस। तो उसमें कंपनी ने बताया, वो अभी तक थोड़ा सा लैग चल रहा था, थोड़ा सा ड्रैग कर रहा था, तो उसमें कंपनी ने बोला है कि जो लो मार्जिन उसका बिजनेस था वो कंपनी ने छोड़ दिया है, और अब कंपनी उसमें पूरा थोड़ा प्रोडक्ट मिक्स चेंज कर रही है और नए कस्टमर्स के साथ उसने एग्रीमेंट साइन किया है। तो गोइंग फॉरवर्ड इन नेक्स्ट 1 and 2 क्वार्टर्स उसका हमें फ़र्क दिखेगा, तो इनका कंज्यूमर बिजनेस भी अच्छा करने लगेगा। ऑटोमोबाइल बिजनेस तो ऑलरेडी पहले से अच्छा कर रहा था, जो मेजर कंट्रीब्यूटर था, जो इनका छोटा सेगमेंट था कंज्यूमर बिजनेस का, वो भी गोइंग फॉरवर्ड कंपनी टर्न अराउंड करने को देख रही है, वो भी वो अच्छा करेगी नेक्स्ट 1 to 2 क्वार्टर्स में। तो वहाँ पे भी कंपनी ने अच्छा पॉजिटिव न्यूज़ दिया है। तो ये कंपनी हर एक तरह से चेकलिस्ट पे हर एक पॉइंट को ये टिक कर रही है, तो मुझे बहुत अच्छी इसकी ग्रोथ नज़र आ रही है। सो वी विल कंटिन्यू विद दिस कंपनी, और आगे भी इसको रिव्यू करते रहेंगे। सो इसको बड़े ध्यान से देखना है कि जब भी हम कहते हैं कि कंपनी बहुत अच्छी लग रही है, और तो किसी भी कंपनी के साथ आपको मैं अपने व्यूअर्स के लिए मैं बता रहा हूँ कि वो इमोशनल नहीं होना, किसी भी कंपनी से प्यार नहीं करना। आपको हर कंपनी को क्वार्टर बाय क्वार्टर रिव्यू करना है। जब तक वो कंपनी अच्छा करती रहेगी तब तक हम उस कंपनी के साथ बने रहेंगे, और जब हमें लगेगा कि अब ये कंपनी अच्छा नहीं कर रही है, अब ये कंपनी की मैनेजमेंट अपनी गाइडेंस को पूरा नहीं कर रही है, देन हम उस कंपनी को फिर हम उस कंपनी को बेच देंगे। तो हमें किसी कंपनी के साथ इमोशनली अटैच नहीं होना। हाँ, अभी तक ये कंपनी बहुत अच्छा कर रही है, सारे पॉइंट्स को ये टिक कर रही है, और हर पॉइंट पे कंपनी खरा उतर रही है, तो वी विल स्टे विद दिस कंपनी। और आगे आने वाले क्वार्टर्स में भी हम देखेंगे, कंटिन्यूस इसको रिव्यू करते रहेंगे, और अगर ये कंपनी अच्छा करती रहेगी तो हम इस कंपनी के साथ बने रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। फ़िलहाल आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में लिख के बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, क्या इस कंपनी से इस वीडियो से आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली, आपकी इन्वेस्टमेंट में हेल्प हो रही है। तो आप ये कमेंट्स में लिख के बताएं। आई विल चेक योर कमेंट्स, मैं आपके कमेंट्स पढ़ूंगा। और आप चाहते हैं कि मैं किसी और कंपनी के बारे में भी ऐसा रिव्यू करूं, रिजल्ट का एनालिसिस करूं, फंडामेंटल एनालिसिस करूं, तो आप डेफिनेटली वो कमेंट्स में लिख के बताएं, मैं आपके कमेंट्स पढ़ूंगा और उस पर वीडियो बनाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।